हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है डेवलपमेंट। बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो यार, ये चैप्टर आप पढ़ भी लोगे ना, तब आपको लगेगा कि मेरे को सब समझ आ गया, मैं पूरा चैप्टर कर लूँगा। बट जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो आपको आएगी दिक्कत। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यही दिक्कत आती है इस चैप्टर में बच्चों को। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं। वैसे तो मैं इसकी एनसीईआरटी के इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं वो सारे के सारे की वीडियो अलग से बना दूंगा। बट फिर भी मैं आपको चैप्टर वाइज जब समझाऊंगा तब भी आपको बताता जाऊंगा कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है यार। तो और दूसरी बात है, मैं नोट्स से समझा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। नोट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जीपी लिंक करके होगा। तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड नहीं करने आ रहे उससे, तो उसी के नीचे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड जीपी लिंक फ्रॉम हाउ टू डाउनलोड नोट्स फ्रॉम द जीपी लिंक। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, नोट्स भी आपको डाउनलोड करने आ जाएंगे। ठीक है, और सीख जाओ, एक दो बार में सीख जाओगे यार आप। एंड एक और बात यार, 9th क्लास में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती थी कि सर मेरे को ये चैप्टर नहीं मिल रहा, ये चैप्टर नहीं मिल रहा, ये कब अपलोड करोगे। तो एक्चुअली मैं कर चुका होता हूँ अपलोड, बट फिर भी ये दिक्कत आती है। तो इसलिए इस बार मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा मेरा वीडियो का सेशन खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी चैप्टर है मैं याद से अपलोड करता रहूँगा, प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। ठीक है, और आप भी अगर मैं कोई चैप्टर भूल जाऊँ, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे को याद दिला देते हैं, सर आप ये वाला चैप्टर ये वीडियो अपलोड ये प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करी, तो आप भी मेरे को बता देना। ठीक है, अगर मैं नहीं करता तो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना एंड लाइक ज़रूर करना। और रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखने के बाद आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो। ठीक है, चलिए आइए चैप्टर के नाम से, जैसे कि हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, तो चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब होता है, ये वर्ड आपने बहुत बार अपनी लाइफ में सुना होगा कि यार देखो हमारा स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ ग्रो हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, एडवांस होती है, तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में पहले टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती थी, उसके बाद उसने स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ बढ़ रही है, एडवांस हो रही है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख कर आऊँ? डेवलपमेंट का मतलब तो मेरे को समझ आ गया, जब किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट हो तो उसे मैं डेवलपमेंट कहूँगा। बट क्या मैं ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख कर आऊँगा? नहीं दोस्त, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। आपको डेफिनेशन ये लिखनी है इन इकोनॉमिक्स टर्म, क्योंकि यार इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स टर्म में टीचर जानना चाहती है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो आपको ये डेफिनेशन टेपनी है। अब समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। डेवलपमेंट इज द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। ये वाला वर्ड अभी लाइन आपको समझ नहीं आई होगी, बस आपको इसको इनकम पर याद रखो। जब किसी कंट्री की इनकम बढ़ती है, डेवलपमेंट उसे कहेंगे जब इनकम जो इंक्रीज होती है, इंप्रूवमेंट होता है लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में, यानी थोड़ा रहने का उनका जो तरीका है वो ज़्यादा थोड़ा एडवांस हो जाए, और पॉवर्टी वगैरह रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन हो पॉवर्टी में, इलिटरेसी थोड़ी कम हो जाए और क्राइम रेट भी कम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हो, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज हो, पॉवर्टी डिक्रीज हो, इलिटरेसी डिक्रीज हो और क्राइम रेट डिक्रीज हो, तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम रियल पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम होता क्या है? ठीक है, इनकम तो पता ही है आपको, इनकम का मतलब होता है जो होती है, सैलरी मिलती है एक महीने में, दैट इज इनकम। बट अगर हम बात करें रियल पर कैपिटा इनकम की, तो रियल पर कैपिटा इनकम क्या होती है वो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन आपको क्या आएगा ये देख लो पहले तो। आपको ये भी आ सकता है कि व्हाट इज रियल पर कैपिटा इनकम, या एवरेज इनकम, या पर कैपिटा इनकम, तीनों का आंसर सेम है। इसका आंसर है एवरेज इनकम अर्न बाय पर पर्सन इन एन एरिया, या सिटी, रीजन, कंट्री, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम पर कैपिटा इनकम कहेंगे। पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम। अब मान लो मेरे को निकालनी है पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया। जो पर कैपिटल इनकम होती है ना, वो किसी एरिया की निकलती है, तो मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे को निकाल लिया पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये रहा वो फॉर्मूला। एग्जाम में फॉर्मूला भी आ सकता है। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पर कैपिटल इनकम के लिए निकालने के लिए नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी इंडिया में रहने वाले, हमें इंडिया की नेशनल इनकम निकालनी थी, या इंडिया का सॉरी पर कैपिटा इनकम निकालना था, तो मेरे को इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं ना, उन सबकी क्या करनी पड़ेगी, जितनी भी वो अर्निंग करते हैं, जितनी भी उनकी इनकम है, उन सबको प्लस कर देना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर देना है। ठीक है, और मान लो अगर मेरे को पर कैपिटल इनकम ऑफ स्टेट निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, स्टेट इनकम लूंगा, यानी मेरे स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी इनकम को प्लस करूंगा,
ठीक है, उसको डिवाइड करूंगा मेरे स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपके पर कैपिटल इनकम ऑफ योर हाउस कितनी है, यानी आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सबकी इनकम। आप तो अर्न नहीं करते बट फिर भी आप अपने आप को कैलकुलेट करना कि 0 लिखना ठीक है। तो आपकी फैमिली में जितने भी सबकी इनकम है उनको प्लस करना, डिवाइड बाय जितने आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स। तो बताना मेरे को कि आपका पर कैपिटल इनकम आपके हाउस का कितना है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो इजी रहेगा आपके लिए, तो इसलिए ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है और डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब डेवलपमेंट के कुछ फीचर देख लेते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के फीचर या प्रिंसिपल दोनों में से कुछ आता है तो आपको वही लिख कर आने हैं, यही लिख कर आने हैं जो मैंने स्क्रीन पे है आपके, ठीक है। पहला तो है कि डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट का पहला फीचर तो यही है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक बैगर के लिए, जो भैया रोड वगैरह पे सोते हैं, जिनके पास घर वगैरह नहीं होता, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट है कि अगर उनको 3 वक्त की रोटी मिल गई ना, 3 वक्त का खाना उनको मिल रहा है अच्छे से, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। वो मान लेंगे कि हाँ भैया इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? आपके लिए डेवलपमेंट है कि भैया मैं अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाऊं ना तो यानी मेरा डेवलपमेंट हो गया। आपके पेरेंट्स के लिए क्या डेवलपमेंट होगा? आपके पेरेंट्स के लिए होगा कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी अगर दे पा रहा हूँ तो यानी मैं डेवलप्ड हूँ, ठीक है। तो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग होता है, ये बात आप समझ गए ना। अब मेरे लिए क्या क्राइटेरिया क्या है? मेरे लिए क्राइटेरिया मैं बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करूं, तो ये मेरे लिए क्राइटेरिया है किस चीज़ का? मेरा डेवलपमेंट गोल ये है। तो यानी डेवलपमेंट गोल सबका अलग अलग हो सकता है। एक टीचर के लिए डेवलपमेंट गोल होता है कि यार वो अपने बच्चों को अगर अच्छे से समझा पा रही है सारी चीज़ें और वो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर, यानी जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है डेवलपमेंट में, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि ये चीज़ मेरे लिए डेवलपमेंट है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। इसका मतलब कैसे है, मैं इसको एग्जांपल वे में समझाता हूँ आपको। मान लो डैम है, डैम पता ही है ना आपको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डैम बनाए जाते हैं तो बहुत सारे फार्मर को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है, ठीक है, और वहाँ पर डैम बनाया जाता है। डैम जो है वो फार्मर के लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि यार उनको तो अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। बट डैम ही जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट है। क्यों? क्यों उनकी जो डैम से उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उन इलेक्ट्रिसिटी से जो भी इनकी फैक्ट्री वगैरह होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इनको बहुत प्रॉफिट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट हो वो दूसरे बंदों के लिए ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल रेदर देन वन। जो लोग हैं वो एक डेवलपमेंट गोल पे नहीं, ज़्यादा मिक्स ऑफ डेवलपमेंट गोल पे ध्यान देते हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो जॉब की बात करते हैं, ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी। आपकी जॉब लगी, एक दे रहा है आपको 25,000, एक दे रहा है 28,000, ठीक है। अभी रुक जाओ, ठीक है, पूरी बात सुनना। अभी आप, मैं बोलूँगा आप कौन सा चूज़ करोगे तो आप बोलोगे कि सर कंपनी ए 28 दे रहा है, मैं तो उस पर जाऊँगा। बट पूरी बात सुनो पहले। जो कंपनी ए है वो आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, जो कंपनी बी है वो आपके घर के पास ही है, 2 कदम चलते ही कंपनी है। कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये कंपनी है, बट बी हेल्थ इंश्योरेंस सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, एक सही दिमागदार व्यक्ति कंपनी बी को चुनेगा। क्यों चुनेगा? क्योंकि वहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स। वो ज़्यादा सारी चीज़ों को एनालाइज करके जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, सारी चीज़ें एक से ज़्यादा जहाँ डेवलपमेंट गोल हो वो उसके पास जाता है, ठीक है, उस चीज़ को चूज़ करता है। क्लियर हो गया? यानी हमें डेवलपमेंट समझ आ गया, डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई, पर कैपिटल इनकम समझ आ गई और मेरे को डेवलपमेंट के फीचर समझ आ गए, ठीक है। अब जो मैंने डेवलपमेंट देखा ना, वो मैंने किसी कंट्री के बेसिस पे नहीं, किसी पर्टिकुलर जैसे डैम्स यानी किसी लोगों के बारे में, 1-2 लोगों के बारे में देखा। बट एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, पहले उसके लिए एक चीज़ पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है, मैं देखो सबके लिए जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। मेरे लिए डेवलपमेंट पता है क्या होगा? मेरे लिए डेवलपमेंट ये होगा कि वर्ल्ड कप आ रहे हैं, वर्ल्ड कप जितने भी आए, आज से 4 जितने भी हर 5 साल में होता है ना वर्ल्ड कप क्रिकेट का, तो उसमें हर बार इंडिया जीते, और अगर वो जीतती है तो मेरे लिए वो डेवलपमेंट है, ठीक है। किसी के लिए डेवलपमेंट ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा, अगर कंट्री की जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है,
तो वो डेवलप करेगा इंडिया को। कोई कहता है कि अगर सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हो जाए इंडिया के अंदर तो वो डेवलपमेंट है। कोई कहता है अगर इंडिया के अंदर सारे के सारे लोग जितने भी बच्चे हैं जो रोड पे रहते हैं, जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, अगर उनको सबको एजुकेशन दी जाए, खाना दिया जाए, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग होता है। एक कंट्री को डेवलप लोग अलग अलग, जैसे आपके लिए है, आप सोचते होगे कि यार सबके पास फ़ोन हो, ठीक है, और लोग पबजी खेलते रहें, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है कि सारे के सारे लोग पबजी खेलते रहे, मैं हेडशॉट मारता रहूँ। तो सबका जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग होता है कंट्री को लेकर, ठीक है। कोई कहता होगा कि मैंने सुना है कि पबजी के इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होते हैं, तो उसमें अगर इंडिया जीते तो वो लगता है कि आपको डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। When we compare different things, they could have similarity as well as differences. So the result depend upon the purpose of comparing. ठीक है, इसमें क्या लाइन लिखी हुई है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दो लड़के हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक का नाम अमन है, ठीक है, और एक का नाम सोनल, ठीक है। एक का नाम अमन है, दूसरे का नाम सोनल। सोनल वैसे तो लड़की का नाम लग रहा है, बट कोई नहीं। देखो, अमन जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर एथलेटिक्स की बात आए, कूदने की बात आए, भागने की बात आए, रेस की बात आए या स्पोर्ट्स की बात आए, तो वो नंबर 1 पे है, कोई स्कूल में उसको बीट नहीं कर सकता। सोनल की बात करें तो वो अच्छा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में, ठीक है। जो अमन है वो स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा है, बट एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मार्जिन से पास होता है। बट अगर बात करें सोनल की, वो एजुकेशन में बड़ा तगड़ा है, महंगी बातचीत है उसकी, 95 से कम तो वो लाता ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो मेन पॉइंट स्टडी देखता है, ठीक है। और अगर बात करी जाए सोनल की, तो एथलेटिक्स में इतना अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें क्या उन दोनों को कंपेयर करना, अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूं तो ये सही नहीं होगा। डिपेंड करता है कि मेरे पर्पस क्या है। मान लो अगर मैं बोलूं कि मैं स्पोर्ट्स के बेसिस पे कंपेयर करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो अमन है वो बहुत तगड़ा है। अगर मैं एजुकेशन की बेसिस पे बात करता हूं तो मैं बोलूंगा कि सोनल बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ पे कंपेयर कर रहा हूँ, किस चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में और बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो मैं समझा देता हूँ। ये अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्री एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट, ठीक है, इफ वाई। क्वेश्चन का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक, अभी मैंने बोला कि हर लोगों के लिए या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेवलपमेंट है ना कंट्री का, वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक किस कंट्री को डेवलप कहेगा और किस कंट्री को डेवलप नहीं कहेगा। अगर आपको वर्ल्ड बैंक नहीं पता तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो इंडिया है वो भी उसका पार्ट है और वो सब कंट्री को इंस्ट्रक्शन देता है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक किस कंट्री को डेवलप कहेगा और किस कंट्री को डेवलप नहीं कहेगा वो बताना है आपको, ठीक है। और ये जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक चुनता है उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक यूजेस द पर कैपिटा इनकम टू द क्लासिफाइंग द डिफरेंट कंट्री। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आंसर भी आपको इसी फॉर्म में लिख कर आना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम यूज करता है। वो कहता है जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 12,056 यानी 12,056 से ज़्यादा है पर ईयर, वो कंट्री रिच कंट्री है यानी डेवलप्ड कंट्री है। अगर उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $955 से कम है तो यानी वो लो इनकम कंट्री है। और जिस कंट्री की इनकम $955 से ज़्यादा और $12,056 से कम है वो मिडिल इनकम कंट्री है, ठीक है। और आपको पता ही है कि इनकम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। मेरे को ये भी बात समझ आ गई। बट पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया क्या रिच कंट्री आता है, पुअर कंट्री या लो इनकम कंट्री आता है, मिडिल इनकम कंट्री आता है। तो इंडिया जो है उसकी पर कैपिटा इनकम $18 है 1820, ठीक है, पर एनम, दैट इज मिडिल इनकम कंट्री है इंडिया, ठीक है। अब ये जो इनकम का क्राइटेरिया जो हमने लिया है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये जो क्राइटेरिया है इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। मैं बताता हूँ क्या क्या लिमिटेशन है इस क्राइटेरिया को यूज़ करने में। वर्ल्ड बैंक इस क्राइटेरिया का यूज़ तो करता है बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूडिंग लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर आर इग्नोर्ड बाई क्लासिफाइंग द कंट्री। यानी लिटरेसी रेट को, मोर्टेलिटी रेट को
और हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया जाता है जब कंट्री को आप कंपेयर करते हो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब अगर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आप कंट्री को कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप ये सारी की सारी चीज़ों को छोड़ देते हो। मतलब हेल्थ केयर, क्या मैंने बात करी जब मैंने ऊपर ये इनकम का बताया तो मैंने हेल्थ केयर की बात नहीं करी, मैंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वो भी अलग से एक्सप्लेन करूंगा। और हेल्थ केयर की बात भी नहीं करी मैंने, तो ये सारे के सारे फैक्टर रह जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरी लिमिटेशन ये है वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया की कि इंफॉर्मेशन अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इज नॉट मेंशन इन द वर्ल्ड बैंक। यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं होता कंट्री में। यानी कंट्री को आप बोल तो देते हो कि ये रिच है, बट एक्चुअल में वो रिच होती नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चलो फिर से एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, मैं आपको बता दूं बिना एग्जाम्पल के करना, वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्योंकि इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सको उसको, कैसे लिख सको उसका आंसर। ठीक है, मान लो एक कंट्री ए है और कंट्री बी है, दोनों कंट्री में 100 लोग रहते हैं। ठीक है, ए कंट्री की बात करें तो उसमें से 10 लोग जो हैं वो पर ईयर यानी एक साल के अंदर 10 लाख कमाते हैं। एक बंदा 10 लाख तो 10 बंदे 1 करोड़, और जो बाकी 90 लोग हैं वो सिर्फ $100 कमाते हैं पर एनम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल इसका हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो पर कैपिटा इनकम क्या है, इनकी पॉपुलेशन यानी 10 की पॉपुलेशन हो गई 1 करोड़, 10 की इनकम हो गई 1 करोड़, 1 की 10 लाख है तो 10 की 1 करोड़, और 1 करोड़ प्लस 9,000, तो यानी ओके एक सेकेंड, ये रहा। ओके, उस पेज में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, उस वाले पेज में थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने एक ज़ीरो कम कर दिया था। वैसे जो मैं नोट्स दूँ अगर उसमें ज़ीरो ना लगा हुआ हो ना, एक है, बता दूंगा मैं आपको क्या दिक्कत कर दी थी मैंने, तो वो आप लगा लेना। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 करोड़ 9,000, तो 1 करोड़ 9,000 तो टोटल नेशनल इनकम हो गई इस कंट्री ए की। और डिवाइड बाय कितनी डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करूँ, 100 से। क्यों? क्योंकि 100 लोग ही रहते हैं कंट्री ए में। डिवाइड कर दिया, जो पर कैपिटा इनकम आ रही है वो 1,90,000 आ रही है, यानी ये तो रिच कंट्री से भी बहुत ज़्यादा है। यानी रिच कंट्री का क्राइटेरिया क्या था, $12,056 पर एनम, बट ये तो 1 लाख आ रहा है, यानी ये तो रिच कंट्री, बड़ी तगड़ी महंगी बातचीत है इस कंट्री की। बात करते हैं कंट्री बी की। कंट्री बी की बात करें तो यहाँ पर 100 लोग और 100 के 100 लोग एक साल के अंदर $10,000 कमाते हैं, यानी एक बंदा $10,000 कमाता है। ठीक है, और ऐसे करके कमाते हैं। तो इसका जो अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, 10,000 इंटू 100 लोग हैं तो 100 लोग कमाते हैं 10,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन कितनी है, इसकी भी 100 है, डिवाइड करा 10,000 आया। यानी ये एक मिडिल इनकम कंट्री है। ठीक है, बट बात करें तो अगर असल में देखा जाए ना, तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, मेरे लिए कंट्री बी डेवलप्ड है। ठीक है, और आप भी यही कहोगे, क्योंकि अगर कंट्री ए की बात करें ना, यहाँ पर चलो 10 लोग तो बड़ा महंगी बातचीत वाले हैं, बट 90 लोग की तो हालत ऐसी है कि वो $100 पर साल में कमा रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 100 गुना ज़्यादा कमाते हैं यहाँ पर लोग इससे, मिनिमम भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। अगर हम सही डाटा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यही प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक के जो डेटा लेती है वो वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को यूज़ करती है, उसमें जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो दिखाई नहीं देता। अगर मैं सिर्फ पीसीआई, अगर मैं ये देखकर बोलता कि हाँ भैया, मैं तो सीधा बोल देता, अगर पर कैपिटा इनकम देख के बोलता कि यार फर्स्ट कंट्री बहुत ज़्यादा महंगी बातचीत है कंट्री ए की, बट ऐसा नहीं है। कंट्री ए की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम वो कम है, बट देखा जाए तो वहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, ज़्यादातर लोग खुश हैं, क्योंकि $10,000 कमा रहे हैं पर एनम, जो कि ठीक है। ठीक है, एंड इस वाली पीडीएफ में मैंने ये गलती कर दी थी, देखो 1 0 कम है, 10 लाख लिखा हुआ है, जबकि 1 करोड़ होना चाहिए था इसमें भी। ठीक है, तो आप सही कर लेना। चलो जी, और चौथा पॉइंट ये है कि द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कैन नॉट डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम सिर्फ इनकम की बात करें तो हम इकोनॉमी देख रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी ही कंट्री की डेवलपमेंट को दिखाए। ठीक है, ये भी मेरे को समझ आ गया। अब एक बात तो मेरे को समझ आ गई कि वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है इनकम को एज अ क्राइटेरिया, बट अगर मैं बात करूँ अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं, यानी मैं इनकम के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। मैंने अभी बताया था लोगों की अलग अलग सोच होती है कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर। तो इस इनकम को छोड़ के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, सम क्राइटेरिया अदर देन इनकम यूज टू कंपेयर डेवलपमेंट आर। पहला क्राइटेरिया होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, IMR, ये बहुत ईजी है। IMR का मतलब क्या होता है,
इंडिकेट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ द 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। पहले मैं एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMR की डेफिनेशन मार्क्स में आती है, एक मार्क्स में आती है, तो भैया प्लीज़ करके जाना, ठीक है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि 1000 में से, मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की एज से पहले ही जिनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द मेडिकल इशू, या कोई भी मेडिकल जो प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के अंदर, जो फैसिलिटी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की वजह से डेथ हो गई, तो उसको हम कहेंगे IMR। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, पर 1000 बच्चों में से 28 बच्चे ऐसे थे जिनका ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटी जिनकी डेथ हो गई 1 साल से पहले, और 972 जो बचे हुए बच्चे थे वो जिए 1 साल से ज़्यादा। तो 28 जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो यानी जिस कंट्री का कम होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो डेवलप होगी, यानी कम लोग मर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी की वजह से, जो कि अच्छी बात है ना। तो जिस कंट्री की ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो उतना ही अंडर डेवलप्ड होता है, यानी वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता, ठीक है। समझ आ गया आपको। बात आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट तो आपको पता ही है कि प्रपोर्शन, यानी 7 साल से ज़्यादातर, मतलब 7 साल से जो ज़्यादा एज के बच्चे होते हैं वो कितना लिटरेट है, इस चीज़ को हम कहते हैं लिटरेसी रेट, ठीक है। मेजर द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द अबव एज ग्रुप, ठीक है, ये होता है लिटरेसी रेट। तीसरा होता है, और इसको परसेंटेज में नापते हैं, पता ही है आपको, कि मतलब टोटल 7 साल से जितने भी 7 साल की एज से बड़े जितने भी बच्चे हैं इंडिया के अंदर, उसमें से कितने लोग लिटरेट हैं, इसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट। तीसरी बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशो की। नेट अटेंडेंस रेशो का मतलब होता है कि द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप 14 to 15 अटेंडिंग स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप इज कॉल्ड द नेट अटेंडेंस रेशो। इसका मतलब क्या होता है कि 14 से 15 साल के पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं ना, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, इसको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशो, ठीक है। अब आपको मैं ये सारी की सारी चीज़ें, यानी IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो को एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, जो आपके एग्जाम में भी, आपकी NCERT की बुक में भी दे रखा है, ठीक है। 3 स्टेट बता रखी है, कौन कौन सी, हरियाणा, केरला और बिहार, ठीक है। और इनकी दे रखी है पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम की बात, वैसे तो पर कैपिटल इनकम वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो 1,80,174 रुपीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि केरल और बिहार से ज़्यादा है। केरल में 1,63,475 है और बिहार की 34,409 है। पहली बात तो कमेंट में लड़ने में लग जाना यार कि इसकी इतनी, मैं हरियाणा से हूँ मेरी ज़्यादा है, ये मत करो आप, ठीक है। मैं सिर्फ एक आपको फिगर और फैक्ट और फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कम है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको कम या ज़्यादा लगती है तो आप ही के हवाले है आपका स्टेट, आपको ही आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो लड़ना मत प्लीज़। तो हरियाणा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं हरियाणा को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट बोलूँगा केरला और बिहार में से, कि हरियाणा, केरला, बिहार में से सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, वो अपना हरियाणा है, क्योंकि वहाँ पर जो इनकम है, पर कैपिटल इनकम है, वो 1,80,174 है, ठीक है। बट अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं तो आइए देखते हैं कि जो हरियाणा है वो क्या सही में ज़्यादा डेवलप्ड है दूसरे फैक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कितने लोग कितने बच्चे 1000 में से मर जाते हैं 1 साल की एज से पहले। तो हरियाणा की 30 है, केरला की 10 है, सिर्फ 10 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी केरल के अंदर हर 1000 में से सिर्फ 10 ही ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल इशू की वजह से 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, और बिहार में थोड़ा ज़्यादा है। तो यानी PCI यानी पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे तो हरियाणा फर्स्ट नंबर पे है, बट अगर IMR की बेसिस पे देखें तो जो केरला है वो अपना फर्स्ट नंबर पे है। चलो जी, कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट की है, वो भी केरला की ज़्यादा है। तो यानी इसकी पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है, पर इसका IMR और LR यानी लिटरेसी रेट वो केरला का ज़्यादा है। तीसरी बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशो की, यानी पर 100 स्टूडेंट में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं 14 से 15 साल के। 83 बच्चे केरला के स्कूल जाते हैं। अगर बात करें हरियाणा की तो सिर्फ 61 है और बिहार की 43 है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ आया हमें कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें पर कैपिटल इनकम की तो हरियाणा बेस्ट है, बट अगर हम बाकी यानी IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है केरला से, ठीक है।
तो ये था अदर फैक्टर। अब कोई एक और फैक्टर है क्या? हाँ बिल्कुल, एक दूसरा फैक्टर भी है जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। यानी जो बंदा ज़्यादा, जिस स्टेट में ज़्यादातर लोग ज़्यादा जीते हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। ठीक है, इसका मतलब है कि एवरेज एक्सपेक्टेंसी लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कितना बंदा जीता है। जिस स्टेट में ज़्यादातर बंदों की एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, हम उसको ज़्यादा डेवलप मानेंगे, क्योंकि वहाँ नेचर वगैरह एनवायरनमेंट वगैरह अच्छा है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं अदर देन इनकम। क्लियर हो गया आपको? अब आप है ना अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 देखना, उसमें यही लिखा है कि जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, वो पब्लिश करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और उसके बेसिस पे वो एक इंडेक्स बनाता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन कंट्री है, सेकंड नंबर पे कौन कंट्री है, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसे कौन कौन सी कंट्री है। और वो किस बेसिस पे बनाता है? एंड कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ अ पीपल, हेल्थ केयर एंड द स्टेटस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब है कि जो यूएनडीपी रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, उसमें क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों से कंट्रियों को कंपेयर किया जाता है? यही ये जो ऊपर मैंने बताया था ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, वो तो देखता ही देखता है। एजुकेशन लेवल देखता है, हेल्थ स्टेटस देखता है कंट्री का, और साथ में पर कैपिटा इनकम भी देखता है। जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखता है, पर जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हेल्थ भी देखता है, एजुकेशन भी देखता है और पर कैपिटा इनकम भी देखता है। ठीक है, अगर हेल्थ की बात करूँ ना, तो एक हेल्थ बताने का मतलब ये देखने का कि किस जो बच्चा है वो हेल्थी है, नरिश्ड है, ओवरवेट है, तो उसको निकालने का एक और तरीका है जो आपको एग्ज़ाम में आता है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं इसको। एग्जाम में इसका फॉर्मूला आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द बॉडी फैट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट इम्प्लाइड टू द मैन एंड वुमेन बोथ। यानी बॉडी मास इंडेक्स क्या बताता है? आपके बॉडी फैट को दिखाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो, हाइट इन किलोग्राम, यानी आपकी जितनी भी वेट इन किलोग्राम, सॉरी वेट इन किलोग्राम, यानी जितना भी आपका वेट है 40-50 जितना भी आपका वेट है, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर, यानी मीटर में। ठीक है, जैसे आप सेंटीमीटर में नाप लो और उसको डिवाइड बाय 100 कर देना, वो मीटर निकल जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर, यानी मेरी जो हाइट है वो शायद 178 सेंटीमीटर है या 172, आई डोंट नो, तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 1.72 आएगा, 1.72 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे मेरे वेट से, तो जितना आएगा वो, अगर मेरा बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर आता है या किसी का भी 25 से ऊपर आता है तो वो ओवरवेट है, वो गोलू मोलू है बच्चा, थोड़ा सा उसको अपने वेट को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेकर 24.9 तक आता है तो वो हेल्दी है, ठीक ठाक है बच्चा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे वेट घटाने या बढ़ाने की। एंड अगर वो बिलो 18.5 है तो वो अंडर नरिश्ड है। ठीक है, यहाँ तो वो खाना खाता नहीं है या घर पे ऐसी सब्जी बनती है जो उसको पसंद नहीं है, तो इसलिए वजह से वो बच्चा थोड़ा दुबला पतला रह गया, तो ये होता है अंडर नरिश्ड। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पहले बताना कि आपका BMI कितना है, क्योंकि एग्ज़ाम में से रिलेटेड अगर आ गया क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि कोई बच्चे अंडर रूट में निकाल रहे हो कि सर मेरा बॉडी मास इंडेक्स अंडर रूट में आया है, तो इसलिए एक बार आप ट्राई करके देखना और मेरे को ये भी बताना कि वेट वगैरह कितना, हाइट वगैरह कितनी है, जिससे फिर मैं भी बता सकूँ कि सही बताया आपने या नहीं बताया। ठीक है, देखो यार, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, इसका ना थोड़ा सा छोटा सा पार्ट रह गया, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे उसको समझाने में भी। नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बोलते हैं सर आपने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा क्यों भैया, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं। तो वो कहते हैं सर आपकी नोटिफिकेशन ही नहीं आती। बच्चे नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया, और एक नहीं है बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे को, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाओ। ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे दे रखा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो आप चाहो तो। एंड साथ ही मेरे एक न्यू चैनल का लिंक, जैसे कि आप सबको पता है चैनल का तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मोनेटाइज नहीं हुआ, और उसके लिए भी मेरे को आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो आप मेरे, बट अभी तो आप सबसे बड़ी आपकी हेल्प यही रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें अभी वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है कि आपकी 10th क्लास है यार, मैं नहीं चाहता कि 1 मार्क्स भी घटे किसी बच्चे का, तो उसके लिए नोट्स वगैरह बनाने में, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कि कोई भी यूट्यूब चैनल बिना नोट्स के साथ नहीं समझाता, और समझाता भी है तो अपने तक रखता है और परचेज वो
पैसों में प्रोवाइड करता है नोट्स। फ्री नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, हाउ टू डाउनलोड, मतलब नोट्स को डाउनलोड कैसे करना है उसकी भी वीडियो दे रखी है, तो आप वीडियो देखकर डाउनलोड कर सकते हो नोट्स, फुल्ली फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है यार। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट जो पार्ट है वैसे मैं बता दूं, उसके अंदर हमें ना डेफिनेशन, थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, जैसे और भी बहुत सारी डेफिनेशन है जो BMI की और पर कैपिटा इनकम की है, तो मैं बता चुका आपको। बट इसके अलावा भी नेशनल इनकम भी हो गया, डेवलपमेंट भी होगा, बट 2-3 डेफिनेशन और हैं वो करेंगे, और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।